फ्रेंड्स, आज के चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हम लीसा को देखते जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हालत में थी, जिसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और वो एक पार्किंग लॉट में थी। लीसा अपनी होश और आवाज़ में बिल्कुल भी नहीं थी। उसी वक्त वो देखती है उसके सामने एक कार हेडलाइट को बार बार ब्लिंक कर रही है, जिस कारण से वो अचानक से उस कार की तरफ चली जाती है और साथ में कार में बैठ भी जाती है। और उसी कार के अंदर हम देखते हैं मिस्टर गू को। मिस्टर गू तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे अचानक से ये लड़की आके यहाँ पे बैठ क्यों गई है। लीसा जब मिस्टर गू को नोटिस करती है तब उससे बचपन का एक फ्रेंड के बारे में याद आने लगता है और वो तो एकदम मिस्टर गू को उनके दोनों गाल पकड़ के किस करना शुरू कर देती है। मिस्टर गू को तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, पर वो स्टेप बैक नहीं करते और उसे भी किस करने लगते हैं। इस किस के दौरान हम मिस्टर गू के चेस्ट में एक टैटू देखते हैं और वो सेम टैटू होती है लीसा के पैर में भी। कुछ देर बाद हम देखते हैं लीसा अपनी होश में वापस आ चुकी थी, जहाँ पे वो अपना कार्ड निकाल के मिस्टर गू को दे रही होती है। कहती है कि देखो, मैं अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं थी, जिस कारण से मैं तुम्हें इस सारी चीज़ों के लिए कॉम्पनसेट करना चाहती हूँ और ऐसे भी इसमें तुम्हारा लॉस बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस्टर गू कुछ एक्सप्लेन करना तो चाहते थे लीसा को, पर लीसा कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती है और साथ ही साथ वहाँ से चली जाती है। और जाते वक्त तो मन ही मन कह रही थी कि जिसने मेरी ड्रिंक में ड्रग मिलाई होगी तो मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। दूसरी तरफ कार में बैठे हुए मिस्टर गू उसे जाते हुए देख रहे थे और उसे देखते ही उन्हें भी अपने पास्ट लाइफ का एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे बचपन में हम मिस्टर गू और लीसा को एक साथ देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बचपन में मिस्टर गू ब्लाइंड हुआ करते थे और उनके सामने लीसा थी, जहाँ पे लीसा मिस्टर गू को कह रही थी कि तुम्हारी ब्लाइंडनेस जब वापस आ जाएगी तुम्हारी सर्जरी के बाद, तब तुम मुझे ढूंढना बिल्कुल नहीं भूलना। जहाँ पे मिस्टर गू कह रहे थे कि मैं तुम्हें ढूंढूँ तो कैसे ढूंढूँ, क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूँ, तुम्हें तो देखा ही नहीं हूँ मैं। यहाँ पे लीसा क्या करती है, वो मिस्टर गू के हाथ पकड़ के उसकी आंखों की तरफ लेके आती है और लीसा की आंखों के नीचे 2 तिल थी, उसे वो टच करवा कर फील करवा रही थी और साथ में कहती है इस तिल से तुम मुझे पहचान सकते हो। इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते, जहाँ पर जब मिस्टर लू लीसा को किस कर रहे थे तब लीसा के आंखों के नीचे वही तिल उन्होंने महसूस किया था, जिस कारण से उन्होंने भी किस करने से स्टेप बैक नहीं किया था। वो समझ गए थे कि ये वही लड़की है, पर वो अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थे, क्योंकि वो जिस इंसान को इतने सालों से ढूंढते आ रहा है वो अचानक से खुद चल के उनके पास आ गया। यही सारी चीज़ों के बारे में मिस्टर गू सोच रहे थे और इतनी देर में उनका इन्वेस्टिगेटर उनके पास आ जाता है। हर वह आते ही मिस्टर गू को बहुत ही ज़्यादा टेंस देखते हैं, जिस कारण से वो कहने लगते हैं कि आज की पार्टी को अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। उनकी बातों का मिस्टर गू कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि पास्ट की कुछ बातों के बारे में पूछने लगते हैं कि मैंने तुम्हें जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया था उसका कुछ अपडेट आया भी या नहीं। इसके जवाब में वो इन्वेस्टिगेटर बताने लग जाता है कि मैं गया था उस हॉस्पिटल में, पर वहाँ का जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स थे सब जल चुके थे। मतलब उस बच्ची के बारे में जिसे हम ढूंढ रहे हैं उसके बारे में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये भी नहीं कर सकते कि उनके पेरेंट्स को ढूंढ के उनके थ्रू पता लगाएं। जहाँ पे मिस्टर को कहने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करो, पर मुझे वो लड़की की इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इतने में इन्वेस्टिगेटर कहने लगता है कि अंदर एंगेजमेंट पार्टी शुरू होने ही वाला है। इसके बाद मिस्टर गो वहाँ पे जाने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं लीसा भी उस इवेंट पे जा रही होती है। हाँ, लीसा जैसे उस इवेंट में कदम रखती है उसका फियांसे जी उस पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ के चिल्लाने लगता है कि अभी क्या भी जाओ और मेरे वो प्रमोशनल क्लाइंट से माफ़ी मांगो। जहाँ पे लीसा भी कह रही होती है कि तुमने तुम्हारी एक डील के लिए मेरा सौदा कर दिया, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम कितना नीच काम कर रहे हो। जहाँ पे बेशर्म की तरह जी कहने लगता है कि इसमें बुरी बात कौन सी है, वो तो बस तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते थे। क्या तुम्हें पता है अगर ये डील कंफर्म हो जाती है तो फिर मुझे कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ऐसे भी ये सब तुम फ्री में थोड़ी ना कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें कहा ही है ना, अगर ये डील मेरा कंफर्म हो जाता है तो फिर मैं तुम्हारे डैड को भी सपोर्ट कर सकता हूँ। जी की इतनी सारी बात सुन के लीसा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जी उसके साथ इस तरीके से ज़बरदस्ती कर सकता है। इसके बाद हम मिया को देखते हैं जो कि जी के बगल में खड़ी होती है और वो लीसा को ये सुनाई जा रही थी कि यहाँ पे जी तो सही कह रहा है और ऐसे भी
जी तो तुम्हारा फियांसे है ना, तो उसे सपोर्ट करना तो ये तुम्हारा हक है। इसके जवाब में लीसा कहने लगती है कि देखो सिस्टर, हमारे बीच में तुम इंटरफेयर नहीं करोगे तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। और तुमसे अच्छी बहन तो मुझे पूरी ज़िंदगी में भी नहीं मिल सकती। और इसके साथ साथ हमें कुछ देर पहले की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ पे मिया खुद ही लीसा के वाइन पर वो ड्रग्स मिला रही होती है, जिस कारण से लीसा सेंस में नहीं थी। तो इस सब के पीछे जो मिया की हाथ है ये वो समझ चुकी थी। ये पे तो जी लीसा को कहने ही लगता है कि वो मतलब तुम्हारी तरह तो मिया बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे लीसा कहने लगती है कि वो कभी बन भी नहीं सकूँगी मैं, क्योंकि वो है सबसे बड़ी सेमलेस इंसान। और इसके साथ साथ हमें पास्ट का एक सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जी और मिया मेकआउट कर रहे थे और उनकी ये सारे करतूत लीसा ने देख ली थी अपने आँखों से। इसके बाद हम फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे मिया ऐसे ही नाटक शुरू करती है जैसे कि वो उसे कुछ पता ही ना हो, और वो कहने लगती है कि बताओ मैंने ऐसा क्या काम कर दिया है, तुम मुझे बताओ मैं कौन सा गलती की हूँ। मैं चेंज होने की पूरी कोशिश करूँगी, मैं आगे से बिल्कुल भी तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें नहीं करूँगी जिस वजह से तुम नाराज़ हो जाओ। यहाँ पे तो जी मिया का हाथ पकड़ के उसे डोर करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इसकी वजह से तुम खुद को चेंज क्यों करोगी, तुम कितनी ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, साथ में इतनी अच्छी लड़की हो, तुम क्यों अपने आप को चेंज करोगी। अगर यहाँ पे किसी को चेंज होना ही है तो वो लीसा होगा, उससे चेंज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, मैं आज ही आज शादी कर रही हूँ। इसके बाद जी अपनी मम्मा को कॉल करके शादी के बारे में बताता है और मम्मा को बुलाने लग जाता है। थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाता है और कहने लगता है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके बारे में बात भी ना क्या करो। उसके मॉम के सामने जी लीसा के बारे में उल्टे सीधा बातें सुनाई जा रहा था और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे उसकी मॉम कहती है ये सब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और ऐसे भी सारे के सारे गेस्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं और ये एंगेजमेंट पार्टी किसी और की नहीं है बल्कि तुम दोनों की है और ना कि मिया की और तुम्हारी है। बाद में लीसा जो है वो आसपास देखने लगती है तो उसकी नज़र सीधा जाती है मिस्टर गू के ऊपर और वो एकदम से सोचने लग जाती है कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है और उसे यहाँ पे इनविटेशन कौन दिया है। और ऐसे भी अगर उसने मुझे देख लिया और उसे सारी बातें फिर से याद आने लगी, अगर उसने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया तो मैं ख़त्म आज। तो इतने में जी की मॉम को बात बताने लगती है कि ऐसे भी मॉम देखिए, अब जी ने तो अपनी डिसीजन बना ही लिया है, तो मैं इन दोनों को एक हैप्पी लाइफ विश करना चाहती हूँ और इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। बाद में अबे उसकी मम्मा मतलब वो आंटी बताने लग जाती है कि लीसा अगर तुम ब्राइड गिफ्ट के बारे में बात करो तो इसका मतलब अरे इसके बारे में तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम लोग इस बारे में बैठ के बात कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम भी होता है तो फिर तुम मुझे बता सकती हो और जी जैसा हस्बैंड तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। जी बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और ट्रस्टेबल इंसान है और तुम्हें पता है ना कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया नहीं किया है। यहाँ पे लीसा मनी मन सोच रही होती है कि उसने तो कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं और अगर किसी ने उसके लिए कुछ किया है तो वो बस मैं हूँ और शुरू से अब तक मैं ही बस उसकी मदद करती हुई आई हूँ, ना कि उसने मेरा कभी मदद की है। और यहाँ पे तो आंटी अपनी बेटे की तारीफ करे जा रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उनका बेटा बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। तो अब लीसा कहने लगती है कि ओ अच्छा आपके बेटे इतना ज़्यादा लॉयल है। उसके बाद ही वो अपना फ़ोन निकालती और बड़ी सी स्क्रीन में उनका बेटा मतलब जी और मिया की किसिंग वाला फ़ोटो लगा देता है। यहाँ पे तो आंटी वो फ़ोटो देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सीधी की सीधी एकदम मिया को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे बेटे को सेड्यूस करने की। जब आंटी बाद में लीजा से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बेचारे से गलती हो गया है, प्लीज़ उस बेचारे को माफ़ कर दो और एक मौका दे दो, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो लीसा भी जवाब देती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं डिसीजन ले चुकी हूँ और उसने चीटिंग किया है। चीटिंग ऐसे ही नहीं किया जाता बल्कि एक डिसीजन बना के ही किया जाता है। आसपास में आए हुए सारे गेस्ट की फैमिली के बारे में बहुत सारे बातें बनाने लग जाते हैं। वो लोग ये भी बात करते हैं कि लीसा ने अब तक उनके फैमिली के लिए कितना कुछ नहीं किया है और इन रिटर्न में उसका फियांसे उसके साथ ऐसा किया, ये तो बहुत ही बुरी बात है। ये सारी चीज़ों के बाद से को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तो गुस्से में लीसा के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था और इतनी देर में यहाँ पे मिस्टर गो आ जाता है और जी का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ पे जो जी है वो मिस्टर गो को अपना बड़ा भाई मानता है और ये लोग काफ़ी दूर के रिश्तेदार हैं। उसके बाद वो अपने बड़े भाई मतलब मिस्टर गू के सामने लीजा की बड़ाई करना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता ये कितनी ज़्यादा बुरी लड़की है, उसने मुझ पर चीट किया है और वो किसी और आदमी के साथ है और अगर मुझे पता लगा
कि वो वाइल्ड मैन कौन है, तो मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसको तो चित्र चित्र उड़ा देने वाला हूँ, साथ ही साथ उसे मैं चाइना से बाहर फेंक के आऊँगा। तो मिस्टर को अचानक से बोल पड़ते कि वो वाइल्ड मैन मैं हूँ। ये बात सुन के तो जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। इसके बाद मिस्टर को कहने लगता है कि अब क्या हुआ, तुम तो उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर फेंकने वाले थे ना चाइना की, अब क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो तुम। उनके सामने जी तो सॉरी बोलते हुए खुद को मतलब अपने आप को ही थप्पड़ मारने लग जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर को लीसा को अपने पास बुलाता है और ऐसे खींच के अपनी गोदी में उठा के वैसे लेके चले जाता है। और जाने से पहले ये भी कह के जाता है कि आज से लीसा मेरी बंदी है और इसके आसपास भी कोई भटकने की कोशिश किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और यहाँ पे ली को साफ साफ समझ में आ रहा था कि इनडायरेक्टली मिस्टर को उससे ही ये सब कह रहा है। इसके बाद उसे उठा के लड़के मिस्टर को पार्किंग लॉट में आ जाते हैं और उसे उतार देते हैं और साथ ही साथ लीसा का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड भी उसे लौटा देते हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि देखो तुमने मेरी हेल्प की थी, साथ में मैंने भी तुम्हारी हेल्प की, तो अब एक समान है, मतलब हिसाब बराबर हो चुका है। जहाँ पे लीसा मुस्कुराती हुई कहती है देखो थैंक यू बोलने से काम चलेगा नहीं, सो मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी कर सकती हूँ। जहाँ पे मिस्टर को अपने आप से उसे दूर कर देते हैं और कहने लगते हैं कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इसके बाद मिस्टर गो अपने कार में बैठ कर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर पहले जब लीसा बात करने के लिए मिस्टर गो के करीब आ गए थे तब वो बहुत ही स्मार्टली अपना नेकलेस उनके पॉकेट में डाल दिया था, जिसके कारण उनका मुलाकात फिर से होते रहे। वो ये सारी बातें सोच ही रही होती है खरी खरी, इतनी में ही लीसा के घर से उसे कॉल आ जाते हैं जहाँ पे स्टाफ कॉल करे लीसा को बता रहे होते हैं कि मैडम मियाँ अपने सारे सामान पैक करे। और इसके सुनते ही थोड़ी देर में लीसा अपने घर पहुँच जाती है और घर पे आते ही हमें पता लगता है घर के सारे सामान को पैक करवा कर यहाँ से मियाँ रफू चक्कर होने वाली थी। इसके बाद लीसा आके उसे पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हो, जहाँ पे मियाँ जवाब देती है कि तुम मेरे रियल सिस्टर हो भी नहीं तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ क्यों ही रहूँ, इसलिए मैं मेरी सामान पैक करवा कर यहाँ से जा रही हूँ। जहाँ पे लीसा कहती है कि तो फिर अपनी सामान पैक करके जाओ ना, घर की सारे सामान क्यों पैक कर रहे हो। तो लीसा कहने लगती है कि तुम्हें पता है ना ये सारी सामान किसकी है। जहाँ पे मियाँ कहती है हाँ ये सारे सामान मॉम डैड की है और उन्होंने मुझे तो पाला पोसा है ना मॉम डैड ने, तो फिर उनके सामान पे तो मेरा हक होता ही है। जो सुन के लीसा कहती है चलो एटलीस्ट तुम्हें ये तो तुमने कन्फेस कर लिया कि वो तुम्हारे मॉम डैड है, पर ये सारे मॉम डैड की चीज़ें अकेले तुम बिलोंग नहीं करते हो, जितना हक तुम्हें है उतना ही हक मुझे भी है, याद रखना ये बात। इसके बाद मियाँ कहने लगती है देखो तुमने जितने भी लोन यहाँ या फिर मम्मी पापा का जितने भी लोन है वो सारे तो तुम्हें ही चुकाने पड़ेंगी क्योंकि तुम उनके एकलौते बेटी जो हो। तो यहाँ पे लीसा को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, जिस कारण से वो पूछती है। तो फिर मियाँ बताते हैं कि मैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सेंटर गई थी और वहाँ पे जाके मैंने इस फैमिली से मेरी नाम हटवा दी और मेरा लास्ट टाइम चेंज कर दी, तो ऑफिशियली तुम इस घर के अब एकलौती बेटी हो और इस फैमिली के मेम्बर मैं अब हो भी नहीं। तो फिर ये तो भूल ही जाओ कि लोन की 1 रुपया भी मैं पे करूँगी। इसके बाद लीसा कहने लगती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अब मेरी फैमिली की कोई भी मेंबर नहीं हो, तो फिर उस हिसाब से तो ये सारे सामान तुम नहीं ले सकते हो क्योंकि तुम इस फैमिली के मेंबर ही नहीं हो। इसके बाद वो अपने स्टाफ को बुलाते हैं और कह रहे थे अभी क्या भी पुलिस को कॉल करो क्योंकि एक लड़की है जो हमारे घर घुस आई है, साथ में हमारे सामान को चोरी करके लेके जा रही है। इसके बाद गार्ड वहाँ पे आके मियाँ को घसीटते घसीटते लेके चले जाता है और मियाँ तो यहाँ पे चिल्लाती चिल्लाती चली जाती है और वो गार्ड्स भी यहाँ से चले जाते हैं जो कि मियाँ के सामान पैक कर रहा था। हाँ इतनी देर में लीसा को अंकल वैन का कॉल आ जाता है जो कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक मेरे लोन का पेमेंट नहीं किया, तो फिर मुझे डिडक्शन तो करना ही पड़ेगा, पर ये तुम्हारी सिंसियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। इसके बाद मिस्टर वैंग लीसा को क्लब में बुलाते हैं और वहाँ पे लीसा चली भी जाती है। इसके बाद हम क्लब वाले सीन देखते हैं जहाँ पे लीसा आ चुकी थी और इसके सामने अंकल वैंग के रखे हुए बहुत सारे ड्रिंक के शॉट्स थे और एक एक करके वो सारे पीने लगती है। वहाँ पे हम एक और लड़के देखते हैं जिसका नाम होता है हान और वो लीसा को इतने सारे ड्रिंक करते हुए देख बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा था। और मिस्टर वैंग भी लीसा को ही देखे जा रहे थे जहाँ पे लीसा को चक्कर भी आ रहा था इतने सारे ड्रिंक करने के लिए, तो वो उठ के खड़ी हो जाती है और अंकल से कहने लगती है कि अंकल आपके कहने पे मैंने इतने सारे ड्रिंक पी लिया है, अब इसका पैसा तो आपको मेरे लोन से डिडक्ट करना ही पड़ेगा। जहाँ पे अंकल कहते कि हाँ टेंशन मत लो, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। और यहाँ पे जो हान नाम का लड़का था वो मिस्टर गू के साथ था, जहाँ पे वो हान मिस्टर गू को कह रहा था कि देखिए ये लड़की कितनी ज़्यादा ड्रिंक कर रही है, इसके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही स्टेमिना है और वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है,
इसके बाद हान मिस्टर गू से फिर से पूछने लग जाता है, अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताइए आप कल रात आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे थे जिसके साथ आप थे, तो फिर वो कौन है? जहाँ पे मिस्टर गू जवाब देते हैं कि तुम जिस लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग और स्टैमिना बुला रहे हो उसी लड़की के साथ मैं कल था। ये बात सुन के तो हान एकदम नर्वस हो जाता है कि उसने कहा क्या है अभी। दूसरी तरफ लीसा जो है वो यहाँ से जाना चाहती थी, पर यहाँ पे अंकल वैन उसे जाने से बार बार मना करते हैं, जहाँ पे वो उसे पकड़ने लगते हैं और साथ में कहते हैं रुको रुको मैं तुम्हें रूम पे छोड़ के आता हूँ। जहाँ पे लीसा बार बार बहाने मारने लगती है कि बाहर मेरे बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर रहा है जो मुझे पिकअप करने के लिए आया है। जो सुन के वैंग कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम बहाने मारे और तुम्हारे बिल्कुल भी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। लीसा आसपास किसी को बकरी बनाने के लिए ढूंढने लगती है जिसे वो अपना कम से कम बॉयफ्रेंड बना के यहाँ से छूट पाए, और वो दूर में मिस्टर गू को देख लेते हैं। तो वैंग से बचने के लिए लीजा सीधा मिस्टर गू के पास चली जाती है और उसे चिपकने शुरू कर देती है, जो देख के वैंग कहने लगता है कि तुम क्या नाटक शुरू की हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे ड्रामा करोगी तो मैं मान जाऊँगा? मुझे पता है कि तुम्हारा बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो अच्छा यही होगा तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद गू ये सारी चीज़ नोटिस कर रहा था। वैंग जब भी इसके बाद लीसा के पास आने की कोशिश कर रहा था तो मिस्टर गू उसे हटा देता है, जहाँ पे वैंग कहने लगता है कि तुम इस मैटर से दूर रहोगे तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यहाँ पे तो मिस्टर गू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो एक बॉटल उठाता है और उनके सर में फोड़ देता है। हर यहाँ पे तो मिस्टर वैंग भी गुस्से में गू के ऊपर बॉटल फेंकने वाला था। हर इतने में यहाँ पे हान खड़ा हो जाता है और मिस्टर गू की रियल आइडेंटिटी वैंग को बताने लग जाता है। और यहाँ पे अंकल वैंग गू की आइडेंटिटी सुन के तो एकदम ही शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिस्टर गू जो है वो चाइना की सबसे पावरफुल और सबसे अमीर इंसान भी है। ये सुनने के बाद तो वो एकदम नील डाउन हो जाता है और माफ़ी मांगने लगता है मिस्टर गू से। वो बार बार माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि प्लीज़ अगर तुम चाहो मेरी जान ले लो, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर प्लीज़ मेरे बिज़नेस को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाना। ये सब कह रहे थे वो और नील डाउन पे माफ़ी मांगे जा रहे थे, पर यहाँ पे मिस्टर गू लीसा को लेके या उसे इग्नोर करते हुए ऐसे चले जाते हैं। जहाँ पे लीसा भी कहने लगती है कि मुझे ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो। उनके जाने के बाद पीछे खड़ा हुआ हान कहने लगता है ओफो मुझे ही छोड़ के चले गए जो आपके इतने ज़्यादा साथ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे मिस्टर गू पूछ रहे होते हैं कि कहाँ जाना है तुम्हें, जहाँ पे लीसा जवाब देती है घर, लेकिन तुम्हारे घर। यहाँ पे तो मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, पर मिस्टर गू ऐसे इंसान है उसके एक्सप्रेशन से कुछ समझा ही नहीं जा सकता कि वो क्या सोच रहे हैं। तो वो लीसा से पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें मेरे घर क्यों पे जाना है और तुमने इतनी डायरेक्टली मुझे ये बात कैसे कह दी। जहाँ पे लीसा कहती है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जहाँ पे मैं डायरेक्टली कुछ कर रही हूँ, नहीं मैं तुम्हारे घर जाने की। क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूँ? और ये सारी चीज़ एक और इंसान भी नोटिस करे जा रहा था, जो कि है मिस्टर गू के ड्राइवर। वो मनी मन सोच रहा था कि ये पहली लड़की है जो मिस्टर गू की गाड़ी में कदम रखा है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी की किसी भी लड़की को गाड़ी के अंदर तक आने नहीं देते। और ये लड़की तो कार तक आ गए, पर इनके घर जाना इस लड़की की सपने से भी ये नहीं सोच सकती, ये कभी भी नहीं जा सकते उनके घर। बाद में लीसा मिस्टर गू से कहने लग जाती है कि डरो मत, मुझे बस कुछ चीज़ें लेना है, जहाँ पे मिस्टर गू मान भी जाते हैं। उसके बाद मिस्टर गू के घर के और वो लोग निकल जाते हैं। और जब कार चल रही थी तब लीसा पूरी टाइम मिस्टर गू को ही घूरी जा रही थी और मनी मन सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल मेरे बचपन का दोस्त जैसा दिखता है, पर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि ये वो है भी या नहीं। जहाँ पे मिस्टर गू कह रहा होता है कि अगर मन भर गया हो मुझे देख के तो फिर अपना चेहरा उस तरफ करो, पर ढीठ लीसा कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, जब तक हम वहाँ पहुँच जाए तब तक मैं तुम्हें देखते ही रहूँगा। और ये सारी बातें सुन के मिस्टर गू क्या करता है, अपने हाथों को उठाता है और उंगलियों से लीसा के सर में ऐसे टंग के मारने लगते हैं, जो देख के लीसा को पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, क्योंकि बचपन में भी उसका दोस्त उसे ऐसे ही मारा करता था। ऐसे तो लीसा का शक मिस्टर गू के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ी जा रही थी। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि मिस्टर गू के घर वो लोग पहुंच गए थे, और मिस्टर गू का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत लग्जूरियस भी। जहाँ पे लीसा बैठी हुई थी और थोड़ी देर में एक स्टाफ आके लीसा की नेकलेस लीसा को वापस लौटा देती है, और थोड़ी देर में मिस्टर गू उसके लिए हॉट चॉकलेट लेके आते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर गू के पास एक कॉल आ जाता है, जो कि होता है उनका ग्रैंड माँ का, और वो उनका ग्रैंड माँ कॉल करने के साथ आते उन पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि क्या तुम मेरे मरने के बाद शादी करने वाले हो, क्या तुम पूरी ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है सोसाइटी में
मेरी रेपुटेशन इस वजह से कितना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लोगों को ऐसा लगता है कि तुम्हें लड़के पर इंटरेस्ट है, तुम लड़की को पसंद करते हो और तुम लड़कियों से नफरत करते हो। ये सारी बातें सुन के तो मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जहाँ पे ग्रैंडमा कहती है कि अब तुम अपना मुंह बंद ही रखो, मैं तुम्हारा अरेंज मैरिज करवा रही हूँ, अब जो भी होगा बस देखते जाओ तुम। जो सुन के मिस्टर गू भी कहने लगते हैं कि अब तो हम 21st सेंचुरी में हैं, यहाँ पे तो एटलीस्ट अरेंज मैरिज की बात मत करिए आप। आखिर आज के ज़माने अरेंज मैरिज कौन करते हैं, और हाँ मुझे लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो यहाँ पे ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैंने अपना डिसीजन ले ली है। इतना कहने के बाद वो उस कॉल को कट कर देती है। और दूसरी तरफ तो लीज़ा उनकी बात सुनकर हंसने ही लगती है। थोड़ी देर बाद लीज़ा उन्हें एडवाइस देने लग जाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर सकती हूँ, पर यहाँ पे मिस्टर गू कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारे इस छोटे से ड्रामे में एक्टिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और मुझे ये साफ साफ पता है कि तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा अटैच होना क्यों चाहते हो, क्योंकि तुम जी को जेलस फील करवाना चाहते हो, यही है ना। और ऐसे ही तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे लीज़ा बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम शादी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी, बस आस पास रहूँगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पे मिस्टर गो उसे कहने लगते हैं कि तुम भले ही स्मार्ट हो, पर मेरी तरफ से ये एक बिग नो है। यहाँ पे लीज़ा बहुत बार मिस्टर गू को मनाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे मिस्टर गू जो है वो एकदम ठीक है, जो मानती ही नहीं है कुछ भी, और कुछ भी सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। और साथ ही साथ मिस्टर गू मेड से बुलाकर उसे घर से निकलवा देने के लिए बोल देती है, और मेड भी ऐसा ही करते, उसे गर्दन पकड़ के एकदम घर के बाहर ही फेंक देते हैं। पर लीज़ा जो है बिल्कुल ठीक है और चिपको है, तो कहने लगती है कि मैं ऐसे हार तो बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ, और मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी। दूसरी तरफ मिस्टर गू जो अपने घर में होते और चेंज कर रहे होते, पर उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं लीज़ा ही चल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते ग्रैंडमा के साथ लीज़ा होती है जो बहुत ही हंस के बात कर रही थी। ये ग्रैंडमा थी मिस्टर गू की। तो थोड़ी देर में मिस्टर गू वहाँ पे आके एकदम शॉक ही हो जाता है दोनों को एक साथ देख के, और उन्हें देखते ही लीज़ा तुरंत ही उनके पास भाग जाता है और उन्हें हाँ करने लगती है। जहाँ पे मिस्टर गू उनसे हटा देता है लीज़ा को और बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये देखे तो मिस्टर गू की ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि ये कोई तरीका है अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने का। जहाँ पे मिस्टर गू ग्रैंडमा से पूछने लगते हैं कि आप यहाँ पे इतने जल्दी कैसे आ गए, आपने तो कहा था ना आपको वापस आने में 1 हफ्ता लग जाएगा। जहाँ पे ग्रैंडमा कहने लगती है कि क्या अब आना जाना भी तुम्हारे परमिशन से करना पड़ेगा क्या, और सबसे बड़ी बात तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें माना थोड़ी ना करती। मिस्टर गू यहाँ पे बोलने वाला होता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर यहाँ पे ग्रैंडमा पहले ही बोल देती है ठीक है तुम दोनों अब एक साथ टाइम स्पेंड करो, मैं यहाँ से चलती हूँ, पर याद रखना मैं बार बार आके चेक करती रहूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। बाद में ग्रैंडमा के जाने के बाद मिस्टर गू लीज़ा से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। लीज़ा कहती है कि वही जो मैंने तुम्हें कल कहा था, और मैं उस अकॉर्डिंग एग्रीमेंट भी बना के लाई हूँ। इसके बाद वह सारे एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स मिस्टर गू को दिखाने लग जाती हैं। तो मिस्टर गू वो डॉक्यूमेंट देखने लग जाते हैं। इसके बाद एक एक करके सारे रूल्स बताने लगती है लीज़ा कि ना हम हक करेंगे, ना ही हम किस करेंगे, और अलग अलग बेड पर भी सोएंगे, और तुम्हारे पैसे तुम्हारे हैं, मेरे पैसे मेरे हैं, हम एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर भी नहीं करेंगे। जहाँ पे मिस्टर गू कहने लगते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पे अमल कर पाओगी। जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी एक्टिंग स्किल देखी नहीं क्या, ग्रैंडमा मेरे साथ कितनी ज़्यादा खुश थी। और ये बात तो मिस्टर गू भी सोच रहे थे कि वो दोनों कितने हंस हंस के बात कर रहे थे, और ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और इसके बाद वो इस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए रेडी हो जाता है और साइन करके लीज़ा को दे भी देता है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट दे देने के बाद अब मिस्टर गू कहने लगता है उस एग्रीमेंट के मुताबिक देखो अब इस बार तुम मेरे लिए एक चीज़ डिज़ाइन करोगी, जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम भी तुम्हारे साथ देगी। वो डिज़ाइन होने के बाद मैं उन्हें देखूँगा, और ये तुम्हारे लिए बस एक ही मौका होगा, अगर मुझे पसंद आया तो फिर मैं उसे प्रमोट भी करूँगा। जहाँ पे कॉन्फिडेंटली लीज़ा जवाब देती है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है मेरे डिज़ाइंस कितने अच्छे होते हैं, पर हाँ मेरा एक शर्त है, अगर मेरी डिज़ाइंस तुम्हें पसंद आ गई और फिर तुम प्रमोट कर रहे हो तो उसका 30% मेरे पास आएगा। और यहाँ पे मिस्टर गू भी मान जाते हैं, और लीज़ा तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी के मारे वो हक करने जाता है, पर यहाँ पे मिस्टर गू अपने आप से उसे दूर करवाते हुए एग्रीमेंट की याद दिलाने लगता है
और यहाँ पे तो तुम अपने रूल्स को ही तोड़ रहे हो। जहाँ पे लीजा कहने लगते हैं हाँ हाँ ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें हक करने का, पर बस मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट के चक्कर में बह गई थी। थोड़ी देर में यहाँ पे लीजा के फ़ोन में एक कॉल आ जाता है जो कि होता है लीजा की बेस्ट फ्रेंड का। तो वो बात करने के लिए अंदर चली जाती हैं और यहाँ पे उसका फ्रेंड का वीडियो कॉल आया हुआ था। कॉल पिकअप करने के बाद ही उसका फ्रेंड कहने लगता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है जी ने ये किया हुआ मियाँ के साथ, मुझे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है उन दोनों को कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने की प्लान कर रहे हैं। क्या तुम्हें पता है जब उन दोनों की फ़ोटो मैं ग्रुप में देखा तब तो मैं एकदम शॉक ही हो गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो दोनों तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बिट्रे कर सकते हैं। तो लीजा कहने लगती है कि ठीक है और जाने भी दो, ऐसे भी मुझे ये सारी चीज़ों की बहुत पहले से ही पता था और जी के लिए उसकी हरकतों की वजह से मेरे दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स कम होती रही। जब उसका दोस्त कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो बहुत ही जल्द बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाला है मियाँ के साथ रह के। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते, जहाँ पे लीजा कहती है कि मैं अब उसकी बहुत ही दूर के रिलेटिव उसके बड़े भाई के साथ हूँ और मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है और उसके बड़े भाई से वो बहुत ही ज़्यादा डरा करता है। यहाँ पे उसके बड़े भाई के बारे में उसका दोस्त को नहीं पता होता है, जहाँ पे वो उनका फ़ोटो मांगने लग जाता है और लीजा भी यूजुअली उसे फ़ोटो सेंड कर देती है और ताई को उसका फ़ोटो मतलब मिस्टर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो कहने लगता है कि प्लीज़ क्या मैं उसका बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। अच्छा ठीक है बॉयफ्रेंड नहीं, कम से कम फ्रेंड तो बना दो। जब भी लीजा कहने लगती है कि तुम्हें पता भी नहीं है इसके कंपैरिजन पे तो जी कुछ भी नहीं है, जी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और फिर भी उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और कहते हुए पता है मिस्टर गू के कितने अच्छे अच्छे एब्स भी है और मिस्टर गू तो पीछे खड़े हो गया उसकी सारी बातें सुन रहे थे और यहाँ पे पहले लीजा ने तो नोटिस ही नहीं किया था उनको। तायस की बातें सुन के कह रहे हाँ मैं नोटिस कर सकती हूँ तुम्हारे पीछे से। और लीजा जब पीछे देखते हैं तो एकदम से शॉक हो जाती हैं। बाद में वो माफ़ी मांगने लग जाती है मिस्टर गू से। तो मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे भी तो मेरी तारीफ ही कर रही थी और ये लो ये गिफ्ट ये ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए भेजा है। जहाँ पे लीजा फटाक से वो गिफ्ट लेके वहाँ से भाग जाती है और जाते जाते कह के जाती है कि डिज़ाइन का जो ड्राफ्ट है मैं कल तक आपको भेज देती हूँ। इसके बाद सीधा हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे अपने ऑफिस के केबिन में बैठ के मिस्टर गो उसके डिज़ाइन के ड्राफ्ट को देख रहे थे और उनको उसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। पर यहाँ पे मिस्टर को जताते नहीं है। तो असिस्टेंट पूछने लगता है क्या मैं मैडम को अंदर बुला लूँ, वो बाहर ही बैठे हुए हैं। जहाँ पे मिस्टर को कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, उसे जाके कह दो उसका डिज़ाइन फेल हो चुका है, उसके डिज़ाइन को मैंने रिजेक्ट कर दिया है। यूजुअली असिस्टेंट भी वही करते हैं। लीजा से माफ़ी मांगते हुए वो बताते हैं कि सर ने उसका डिज़ाइन को रिजेक्ट कर दिया है। जहाँ पे लीजा पूछने लगती कि इतनी अच्छी तो डिज़ाइन है तो फिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप एक मिनट रुको, मैं जाके खुद उससे बात करती हूँ। पर लीजा को अंदर जाने नहीं देता असिस्टेंट, ये कहते हुए कि मिस्टर गू अभी फ़िलहाल किसी से नहीं मिलना चाहते। जहाँ पे उत्तर में लीजा बताती है मुझे सब कुछ पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे और टेंशन मत लो, मैं भी लीजा हूँ, मैं भी दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। इतना कहने के बाद लीजा वहाँ से चली जाती है। बाद में उनके क्लाइंट के साथ मतलब मिस्टर को अपने क्लाइंट के साथ कहीं पे जा रहे थे, जहाँ पे वो बाहर आते ही वो देखते हैं उनके कार के ऊपर लीजा एकदम एक रेड कलर का ड्रेस पहन के बहुत ही इंटेंस तरीके से बैठी हुई थी। जहाँ पे क्लाइंट तो लीजा को ऐसे देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो ये देख के मिस्टर गू उनको अपने ऑफिस में ही भेज देते हैं और साथ ही में लीजा को भी जाने के लिए कह देते हैं। जहाँ पे लीजा फिर से कहते हैं क्यों अब क्या समय हो गया मुझसे बात करने के लिए। इसके जवाब ना देते हुए मिस्टर गू यहाँ से जा रहे थे, जहाँ पे लीजा चिल्ला के कहती है कि मुझे पता है मेरी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बहुत ही कोल्डली जवाब देते हुए मिस्टर गू कहते हैं कि ठीक है कार में बैठो। इसके बाद मिस्टर गू से घर जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ पे तो लीजा के दिमाग में तरह तरह की थॉट्स चल रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो दोनों घर आ जाते हैं। मेड भी उन्हें कमरे में जाती हुई देखती है, जहाँ पे कमरे पे जाने के बाद मिस्टर गू लीजा से लैपटॉप ओपन करने के लिए कहते हैं। ये सुन के तो लीजा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। जब वो सोच में पड़ जाती है तो देख के मिस्टर को कहने लग जाता है कि क्या तुम नहीं चाहते हो मैं तुम्हारी मिस्टेक्स को पकड़ाऊँ। इसके बाद लीजा तुरंत ही अपनी लैपटॉप ओपन करने चली जाती है और इसी दौरान मिस्टर गू के साथ लीजा की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। जहाँ पे मिस्टर को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड नहीं हूँ। फ़िलहाल तुम्हें कॉन्सेंट्रेट डिज़ाइन पे करना चाहिए। इसके बाद उस डिज़ाइन से एक छोटी सी मिस्टेक निकाल के मिस्टर गो उसे दिखाने लगते, जहाँ पे
वो जवाब देते हैं कि ये इतनी सी मिस्टेक से क्या होता है, जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं कि ये सी मिस्टेक को मॉडिफाई करो। उसके बाद वो सोफ़ा में जाके अपना काम करने लगता है और लैपटॉप के सामने बैठी हुई लीज़ा तो बार बार मिस्टर गू को ही देखे जा रही थी। तो ये चीज़ मिस्टर गू भी नोटिस करते, जहाँ पे वो लीज़ा से पूछते हैं कि तुम्हारा काम हो गया, और वो कहती है कि नहीं। तो मिस्टर गू फिर से कहते हैं कि फिर तुम मुझे घूरे क्यों जा रहे हो, जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो तो मेरी नज़र हट ही नहीं रही है। इसके थोड़ी देर बाद मिस्टर गू कहने लगते हैं कि मुझे जाना चाहिए अब, ऐसे भी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पे लीज़ा कहती है कि क्यों, मैंने तो अभी तक मॉडिफिकेशन किए ही नहीं है। तब मिस्टर गू कहते हैं कि मॉडिफिकेशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये बात सुनते ही लीज़ा को समझ में आ जाती है कि अभी तक वो ये सब क्यों कर रहे थे। मिस्टर गू के साथ ये सब इसलिए क्या होता है क्योंकि ग्रैंडमा को ये लगे कि ये लोग अपना काम छोड़ के आधे दिन में ही घर वापस आ गए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और ग्रैंडमा को भी यहाँ पे यकीन हो ही जाए कि ये दोनों सच में डेट कर रहे हैं। जहाँ पे लीज़ा उसे कहती है कि तुम तो बड़े स्मार्ट निकले, पर तुम्हें ये नहीं लगता कि हमें कुछ देर और यहाँ पे रूम पे रुकना चाहिए। ये सुन के लीज़ा के बहुत ही पास जाने लगते हैं मिस्टर गू और कहते हैं कि नहीं, इतना टाइम काफ़ी है। और ऐसे भी तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशंस पे तो साफ साफ लिखे हैं कि हम दोनों क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो मैं आशा करती हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि तुम इसे अच्छे से फॉलो करो। इसे कहने के साथ साथ वो लीज़ा के और करीब आ जाते हैं और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ग्रैंडमा रूम के बाहर खड़ी होके हमारी सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही है, और सच में यही होता है। ग्रैंडमा बाहर खड़ी होके कान लगा के सुन रही थी, वो समझने की कोशिश करती है कि अंदर चल क्या रहा है। और इसके साथ साथ जानबूझ के मिस्टर गू लीज़ा को चिमटियाँ काटने शुरू कर देते, जहाँ पे लीज़ा भी चिल्लाने उठती है। और उसकी ये आवाज़ सुन के ग्रैंडमा बाहर से खुश होती है। लीज़ा को उसकी एक्शंस कुछ देर में ही समझ में आ जाती हैं, जहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मेरी एक्टिंग स्किल कितनी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद वो धीमे धीमे अपने हाथों से मिस्टर गू के नेक को टच करने लगती है, जहाँ पे मिस्टर गू उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुमने खुद ही अपने रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ देते हो तो फिर ये अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो बेहतर ये होगा कि तुम अपने रूल्स के मुताबिक स्टिक रहो। बाद में यहाँ पे लीज़ा कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब असल में क्यों कह रहे हो, और तुम झूठ मत कहो कि तुम मुझसे अट्रैक्टेड नहीं हो। ये सारी बातें सुन के तो वो मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते और वहाँ से जाने लगते, और जाते जाते कह के जाते हैं कि तुम्हारा डिज़ाइन अप्रूव हो चुका है, कल मैं तुम्हें वो भेज दूँगा। ये सुन के तो लीज़ा बाद में हंसने लगती है। दूसरे सीन में हम देखते लीज़ा फिर से कंपनी की ओर जा रही होती है, जहाँ पे तुरंत ही एक स्पोर्ट्स कार आ जाता है और जिसके अंदर से जी बाहर निकलता है, जहाँ पे उसे देख के लीज़ा कहने लगती है कि तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। जहाँ पे जी बार बार कह रहा था कि अभी भी मौका है तुम्हारे पास, तुम बाहर आ जाओ इस सब से और मेरे साथ हो जाओ। और मुझे ये साफ साफ पता है कि मेरा बड़ा भाई तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, और मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि ये सब बस एक झूठ है। दूसरा हम मिस्टर गू को हम देखते हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है, और इस तरफ तो जी लीज़ा को बहुत सारी बातें कही जा रही है, जहाँ पे लीज़ा कहती है कि अच्छा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता है कल रात तक तो मिस्टर गू मेरे साथ ही थे, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों के बीच अभी भी बहुत दूरियाँ हैं। जिसके बाद जी फिर से कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, अभी मेरे बॉस के पास चले जाओ और उनसे माफ़ी मांग लो, जिस कारण से फिर से मेरे बॉस मेरे साथ प्रमोशन करने के लिए रेडी हो जाएगा और बाद में मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। और मैंने तो तुम्हें कहा ही था कि कुछ पैसे मैं तुम्हें भी दे दूंगा, जिस पैसों से तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी और तुम अपने लोन्स को भी पे कर सकते हो। जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लोन्स के बारे में कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो मिस्टर गू से भी ये सब पे करवा सकती हूँ। ये बात सुन के जी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है लीज़ा की मजाक उड़ाते हुए, और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरा भाई तुम्हारा लोन पे करेगा, तो फिर तुम भूल ही जाओ क्योंकि ये सपने में भी पॉसिबल नहीं है, और तुम ये भी गार्ड मान लो कि तुम आखिर में मेरे पास ही आने वाले हो। बाद में जी मिस्टर गू को देखता है, जहाँ पे वो लीज़ा से कहने लगता है कि वो देखो मेरा भाई खड़ा है, क्यों ना तुम उसके पास जाओ और मुझे ये पता लगे कि तुम दोनों के बीच आखिर कितने ज़्यादा क्लोजनेस है। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उस दिन भले ही मेरा भाई तुम्हारा साथ दे दिया हो, पर वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देते हैं। यहाँ पे लीज़ा उसकी बातों को कुछ भी नहीं सुनती है और सीधा चली जाती है मिस्टर गू के ओर। वो सीधा मिस्टर गू के पास जाने के बाद उसे हेल्प मांगने लग जाती है, जिससे कि मिस्टर गू इसका साथ दे पाए। जहाँ पे
जहाँ पे मिस्टर गो से साफ साफ मना कर देते ये कहते हुए कि तुम्हारे एग्रीमेंट के मुताबिक हम बस ग्रैंडमा के सामने एक्टिंग करेंगे और कहीं पे भी नहीं। तो लीसा भी कहने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है, मत करो, और ऐसे भी ये याद रखो कि वो तुम्हारा फैमिली मेम्बर ही है, ये जाके ग्रैंडमा को सब कुछ बता दे सकता है, और ऐसे इनडायरेक्टली ग्रैंडमा को सब कुछ पता भी लग जाएगा हम दोनों के बारे में। तो मिस्टर गो को भी यहाँ पे समझ में आ रहा था कि लीसा क्या कह रहे, तो वो कहने लगते हैं कि तुम तो बड़ी स्मार्ट निकली। इसके बाद लीसा मिस्टर गो के हाथ पकड़ के सीधा वो लोग जी के पास चले जाते हैं, और वो दोनों जब जी के सामने आ जाते हैं लीसा एकदम मिस्टर गो के साथ बेबी के जैसे एक्ट करने लगती है, और फुल ऑफ ड्रामा के साथ जी ने अब तक जो जो कहा है वो बताने लग जाती है। वो कहने लगती है कि जी को लगता है हमारा रिलेशन एकदम फेक है, तो मैं कैसे समझाऊँ उसे कि हमारा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और मैं तो उम्र में और रिश्ते में इससे बड़ी हुई ना, क्योंकि मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर इसे तो मुझसे सॉरी कहना चाहिए और साथ ही साथ भाभी कह के पुकारना चाहिए। जहाँ पे जी कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, वो हमेशा तुम्हारा साथ देगा, आज भले ही वो तुम्हारा साथ दे रहा है पर तुम देख लेना कल वो तुम्हें छोड़ देगा। ये बात सुन के तो लीजा नाटक करके मिस्टर गू की तरफ एकदम बच्चों के जैसे देखने लगते हैं। जहाँ पे मिस्टर गू जी से कहते हैं कि अभी के अभी उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि वो रिश्ते में तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो ना चाहते हुए भी जी को यहाँ पे फिर से माफ़ी मांगना पड़ता है। उसके बाद वो वैसे चला जाता है, और ये सारे सीन से लीजा को तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। जी के जाने के बाद मिस्टर गू से लीजा कहने लग जाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन सुधरते ही जा रहे हैं। जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं कि हाँ हाँ ये सब छोड़ो, पर तुम ऐसे कब तक और मेरे हाथ पकड़ के रहोगे। जहाँ पे लीजा जवाब देती है कि तुम्हारा हाथ कोई सोने का ईंट थोड़ी ना है जो मैं ज़िंदगी भर पकड़ के रहूँगी। इतना कह के वो मिस्टर गू को थैंक यू कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लीजा जब कंपनी के अंदर जा रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि मिस्टर गू ने उसका डिज़ाइन एक्सेप्ट कर ली होती है, और उस प्रपोजल के मुताबिक जब मिस्टर गू उसके प्रपोजल को प्रमोट करेंगे तो उसका 30% लीजा के पास आएगा। और लीजा तो इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती है कि वो लास्ट टाइम की रिपोर्ट्स तक निकाले होते, जिसके अकॉर्डिंग उसे 30% मतलब लगभग 100 मिलियन के आसपास उसे प्रॉफिट होने वाला है, जिसके सारे वो उसके सारे के सारे लोन और डेब्ट्स को पे कर सकती हैं और अपने डैड को प्राउड फील भी करवा सकती हैं। दूसरे सीन पे हम जी को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में अपने घर में आया हुआ होता है। इतने में यहाँ पे मिया आ जाती है बड़ी खुशी खुशी और उसे अपना प्रेगनेंसी की रिपोर्ट दिखाने लग जाती है। यहाँ पे जहाँ पे हम देखते हैं कि मिया प्रेग्नेंट होती है जी के बेबी के साथ। यहाँ पे वो कहने लगती है कि अब समय आ चुकी है जहाँ पे हमें वेडिंग तो कंप्लीट कर ही लेनी चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि शादी के बाद तुम किसी और वीमेन के साथ कोई भी रिश्ता रखो, क्योंकि अगर कल गलती से भी कुछ होता है तो मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी। जी तो पहले से ही बहुत गुस्से में होते हैं और इसकी ये सारी बातें सुन के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और एकदम गुस्से में उसे एक थप्पड़ ही मार देते हैं, जिससे कि मिया तो नीचे ही गिर जाती है। जापे से चिल्ला के कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम तो शादी करने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। तुम्हें और तुम्हारी बहन में क्या क्या फ़र्क है आज मुझे समझ में आ रहा है। बाद में वो ये भी कहता है कि शादी तो तुम भूल ही जाओ और मुझे कैसे भी ना कैसे करके लीसा को वापस लाना ही पड़ेगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और नीचे गिरी हुई मिया जो काफ़ी गुस्से में होती है और उसके होठों से तो खून तक निकलती है और वो अपने बड़ी बहन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और जेलस भी होती है। वो तो कहने लगते हैं कि आखिर लीसा ने ऐसा क्या ही कर दिया जिससे लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने अब तक कितनी सारे चाल चली, कितनी सारी प्लानिंग की और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया, पर आखिर हुआ क्या? यहाँ पे मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुई और ये सब कुछ लीसा की वजह से ही हो रही है। अगले सीन में हम फिर से लीसा को देखते हैं जो अपने ऑफिस के अंदर चली गई है, जहाँ पे ऑफिस के लोग उसे इग्नोर करे जा रहे थे। जहाँ पे लीसा को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी आखिर ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लीसा को अपने फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो उसे उस पिक्चर के बारे में बताने लग जाते हैं जो पिक्चर ऑनलाइन पे पोस्ट किए हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी होती है। तो यहाँ पे वो पोस्ट देख के लीसा समझ जाती है कि ये और किसी का काम नहीं बल्कि उसकी बहन की काम है, जैसे कि वो उसकी नाम खराब कर पाए। और इतने में एक एम्प्लॉय आके लीसा को कहने लगती है कि तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी चीटिंग वाली सारे कारनामे सबके सामने आ चुका है, क्या वो सच है? जहाँ पे लीसा एक्सप्लेन देती है कि देखो ये सारी चीज़ कुछ भी सच नहीं है, आखिर मैं तुम्हें कैसे ही बताऊँ। और साथ ही साथ वो एम्प्लॉय तो प्रूफ मांगने लग जाती है। जहाँ पे लीसा कहती है कि मैं तुम्हें क्यों प्रूफ दूँ, अगर तुम्हें यकीन करना है करो तो फिर मत करो, इस पे मेरा कुछ नहीं जाता है।
जहाँ पे वो एम्प्लॉय कहने लग जाती है कि तुम्हें तो प्रूफ करना ही होगा, तुम यहाँ पे हम सारे एम्प्लॉय के साथ हो तो फिर तुम्हें सबके सामने प्रूफ तो देना पड़ेगा। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी सारी एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी बात आती है, जैसे कि हमारा रेपुटेशन ख़राब होती है, तो फिर हम ऐसे इंसान को क्यों ही रखेंगे। उसके सारी बातों को इग्नोर करके लिसा अपने काम कर रही थी, जहाँ पे वो एम्प्लॉय ये देख के उसके डिज़ाइन छीन लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं असिस्टेंट को जो फटाक से भाग के चले जाते हैं मिस्टर गूक के ऑफिस में, वो ऑनलाइन पोस्ट वाले न्यूज़ बताने के लिए, जहाँ पे मिस्टर गूक फटाक से कहते हैं कि अभी साइबर सिक्योरिटी ऑफिस में फ़ोन लगाऊं और जल्द से जल्द इस तस्वीरों को यहाँ से हटाऊं। इसके बाद मिस्टर गू ऑफिस के लॉबी में आ जाते हैं, जहाँ पे वो एम्प्लॉय मिस्टर गू को सारी बातें बता रही होती है, जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं कि तो फिर तुम ही बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। वो एम्प्लॉय बहुत ही रूडली कहने लगती है कि ऐसे इंसानों को तो जॉब से सीधा निकाल देना चाहिए, जहाँ पे मिस्टर गू कहने लगते हैं ठीक है, कल से तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुन के तो वो एम्प्लॉय चौंक जाती है और पूछने लगती है फिर से कि आप मुझे कह रही या फिर लिसा को, जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ। हर यहाँ पे कौन है जिसकी इतनी हिम्मत है जो लिसा को जॉब से निकाल दे और उसके ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगाएं। इसके बाद मिस्टर गू सीधा लिसा को हाथ पकड़ के लेके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे सारे एम्प्लॉय को तो ये शक हो ही चुका था कि इन दोनों के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ है। अंदर केविन में जाने के बाद लिसा पूछने लगती है कि आखिर तुम इतने परफेक्ट टाइम में कैसे आ सकते हो, जहाँ पे असिस्टेंट बताने लगते हैं कि मैंने जैसे उस न्यूज़ के बारे में इनको बताई तो ये दौड़ते हुए आपके पास चले गए। ये सारी चीज़ें सुन के लिसा मिस्टर गू को कहने लगती है कि कहीं आप मुझसे, और इतना कहते ही मिस्टर गू उसे रोक देते हैं, जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं कि देखो तुम मेरी जान बचाओगी, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा, और इसमें बुराई क्या है, और ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही है ना। बाद में वो फिर से पूछने लग जाता है कि क्या तुम किसी को शक करते हो, क्या तुम्हें ऐसा कोई पता है जो तुम्हारे पीठ पीछे ये सब कर सकते हैं, किसी सिंगल पर्सन के ऊपर भी क्या तुम शक करते हो। जहाँ पे लिसा कहती है कि शक नहीं करती हो पर पूरा भरोसा है कि ये किसने किया होगा, और आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास खुद की रास्ता है ये सारी चीज़ हैंडल करने के लिए। जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं कि तुम तो बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो, ठीक है आज मैं तुम्हें हाफ डे की छुट्टी दे देता हूँ। ये बात सुनकर तो लिसा काफ़ी खुश हो जाती है और वह कहने लगती है कि हाफ डे कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगी। जहाँ पे मिस्टर गू कहते हैं ठीक है जाओ जाके अपना काम करना शुरू करो। तो लिसा भी कहने लग जाती है हाँ इतनी जल्दी कैसे ही मुंह मोड़ सकते हो तुम मुझे छुट्टी दे दी तो दे दी और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। इसके बाद वो यहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। वो यहाँ से जा रही होती है कि तुरंत उसके पास एक कॉल आ जाता है जो होता है पुलिस स्टेशन से, और वो कहने लगते हैं कि आपकी डैड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, आपको यहाँ पे आके उनसे मिलना होगा। लिसा तुरंत ही बहुत ही घबराई हुई उसके डैड से मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ पे उसका डैड उसके पास मिलने के लिए तो आते हैं पर आने के साथ साथ ही लिसा को थप्पड़ भी मार देते हैं। जहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी फैमिली को तुम डिस्ग्रेस पहुँचाओ। जहाँ पे लिसा को समझ भी नहीं आ रहा था कि असल में उसके डैड को ये सारी बात कैसे पता लगा। जहाँ पे उसका डैड कहने लगता है कि अगर जिया के सब कुछ नहीं बताया होता तो फिर उन्हें तो कुछ भी पता ही नहीं लगता। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम अपने एंगेजमेंट वाले दिन को ही तुम अपने एंगेजमेंट तोड़ दिए और साथ ही साथ तुम उसके बड़ी भाई के साथ चले गए। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी हो कितने ज़्यादा डेंजरस है। जहाँ पे लिसा बार बार अपने डैड को समझाने लगता है कि प्लीज़ आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ और मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से निकालने वाली हूँ। जहाँ पे उसका डैड कहने लगता है कि बस करो अब ये नाटक, तो मियाँ की जैसी क्यों नहीं बनती हो। ये बात सुन के तो लिसा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगता है कि मैं आपकी रियल डॉटर हूँ पापा और वो है आपका एडॉप्टेड डॉटर, और वो हमेशा से आप बस उसका ही साइड लेते आ रहे हैं। क्या आपको ये पता है आपका एक भी लोन वो पे नहीं कर रही है, ऊपर से वो अपना नाम भी फैमिली रजिस्ट्रेशन से हटा चुकी है। यहाँ पे कोई आपका लोन पे कर रहा है तो वो मैं हूँ, एक एक पैसा जोड़ के मैं आपका लोन चुका रहा हूँ, पर स्टिल आपको तो अभी भी उसका फिक्र है। इतने में यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपके पास अब और 30 सेकंड बचे हैं। अब उसका डैड कहने लग जाता है कि तुम मेरे लोन्स पे करो या ना करो, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पर यहाँ पे मैं तुम्हें और मिस्टर गू को बिल्कुल भी एक साथ नहीं देख सकता हूँ और मैं तो तुम्हें अप्रूवल बिल्कुल भी नहीं देने वाला। बेहतर यही होगा कि तुम दोनों अलग हो जाओ एक दूसरे से। इतनी सारी कन्वर्सेशन के बाद बेचारी लिसा यहाँ से रोती हुई जाने लगती हैं। और एट द सेम टाइम जब लिसा यहाँ से निकल रही थी तो उसी टाइम शीन पुलिस स्टेशन के अंदर आ रही थी और शीन यहाँ पे उसके डैड से मिलने आती है और वो लिसा के डैड को ही डैड बुला रही थी। और उसका डैड तो शीन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, वो बहुत ही एक्साइटेडमेंट के
मियाँ का हाथ पकड़ लेते, साथ ही साथ हम उसे बेटी बुलाने लगते और कहने लगते कि बहुत ही जल्द सारे के सारे लोन और डेब्स लोन चुकता होने ही वाला है। इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और हमारी फैमिली फिर से एक साथ हो जाएगी। और इस सबसे तो शीन भी कभी काफ़ी खुश दिख रही थी। दूसरे सीन में हम यहाँ पे लीज़ा को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। और इतने में ही मिस्टर गू का जो ड्राइवर है वो लीज़ा को देख लेता है और इस कार में बैठे हुए मिस्टर गू को कहने लगता है कि शायद वो मैडम जो ड्रिंक कर रहे हैं वो मैम लीज़ा है। तो फिर मिस्टर गू भी लीज़ा को नोटिस करते और इसके पास चले जाते हैं। और लीज़ा जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा नशे की हालत में होती है। तो वो जब मिस्टर गू को देखती है तब उसका चेहरा ब्लर हो जाता है और उसे समझ में आ रहा होता है कि यही उसका बचपन का दोस्त है, क्योंकि उसे बस उसका ही चेहरा दिखाई दे रहा था। जहाँ पे वो अपना पुराना दोस्त समझ के कहने लगती है कि तुम इतने देरी से क्यों आए हो, क्या तुम्हें पता है मैं कितने सालों तक तुम्हारे लिए इंतज़ार की हूँ। इसके बाद मिस्टर गू उसे उठाने लग जाते हैं, पर यहाँ पे खड़ी होने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी लीज़ा, इसलिए वो एकदम गिर ही रही होती है। जहाँ पे मिस्टर गू से सब पकड़ लेते हैं। लीज़ा तो कह रही थी कि मुझे और भी ज़्यादा ड्रिंक करनी है, पर मिस्टर गू ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं। हाँ, लीज़ा उल्टे सीधे बकी जा रही थी कि मुझे पता है तुम मेरे ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो ही गए हो। और इस बात पे मिस्टर गू भी एग्री कर देते। और इसके बाद लीज़ा मिस्टर गू की तरफ देखती रही और उसके फेशियल एक एक चीज़ों के बारे में कॉम्प्लीमेंट देती रही। वो तो तारीफ़ पे तारीफ़ करे जा रही थी, बस ये तारीफ़ पे ही वो नहीं रुकती है, बल्कि वो तो मिस्टर गू को बुद्धू, पागल, मेंटल ये सब भी पुकारने लग जाती है। और इसके बाद वो अपने बचपन के उस दोस्त के नाम लेने ही वाली थी कि इतने में वो वोमिटिंग कर देती है। और इसके बाद मिस्टर गू उसे उठा के घर में ले जाने के लिए लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब लीज़ा को धीमे धीमे होश आने लगती है, वो देखती है मिस्टर गू अपने शर्ट उतार रहे हैं, जो देख के वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और साइड में रखी हुई एक शोपीस को उठाकर मिस्टर गू को मारने वाले होते हैं। और उसी टाइम मिस्टर गू उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लीज़ा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है मिस्टर गू को देख के। उसके बाद वो स्लिप होने वाली थी कि मिस्टर गू तुरंत ही उसका कमर पकड़ लेते हैं और अनबैलेंस होके वो दोनों बेड में एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। और यहाँ पे तो मिस्टर गू को लीज़ा ऐसे आंखें बड़े बड़े करके देख ही जा रही थी। जहाँ पे कुछ देर ऐसा ही सीन रहा। इसके बाद लीज़ा उनके ऊपर से उठ के माफ़ी मांगने लग जाती है। यहाँ पे मिस्टर गू जो थे एकदम शर्टलेस थे और वो धीमे धीमे लीज़ा के करीब जाने लगते हैं। और यहाँ पे तो दूसरी तरफ लीज़ा बहुत ही ज़्यादा घबराने लगती है। तो मिस्टर गू लीज़ा के इतने करीब आ जाते हैं जैसे कि लीज़ा को लगने लगता है कि अब तो किस होगा ही। जहाँ पे वो लीज़ा के एकदम करीब आके कहने लगते हैं कि मुझे ऐसे ड्रंकन गर्ल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ऐसे ड्रिंक करने वाली लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने सेंसेस में आ जाओ और ड्रिंक करना इतना बंद करो। तो इतना कहने के बाद मिस्टर गू वहाँ से चले जाते हैं। और लीज़ा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है और मिस्टर गू के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगती है। कुछ समय बाद वो सेंटर टेबल के ऊपर बैठ के एक डॉक्यूमेंट देख रही होती है जो होती है उसके डिज़ाइन की, जहाँ पे उसके मिलते हुए 30% के बाद भी लिखी हुई थी, जो कि लीज़ा को पे करने वाले थे मिस्टर गू एज अ प्रॉफिट। ये देख के तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और इतने में यहाँ पे मिस्टर गू आ जाते हैं। देख कर लीज़ा थैंक यू कहने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर गू अपने ऑफिस के केबिन में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे तुरंत ही लीज़ा का टेक्स्ट आने लगती है। और उसका टेक्स्ट कुछ अलग ही थी, मतलब एकदम प्यार भरी टेक्स्ट वो करती रहती है और साथ ही साथ उसे बॉयफ्रेंड कह के पुकारती है। वो प्यार भरे काफ़ी सारे मैसेज भेजता है जिस पे लिखा होता है कि अच्छे से टाइम से ब्रेकफास्ट कर लेना, लंच कर लेना और ख़ुद को हाइड्रेट भी रखना। ये सब देखने के बाद मिस्टर गू जो है वो लीज़ा के फैमिली के बारे में सोचने लग जाते हैं कि जिस दिन बेचारी की फैमिली बैंकक्रप्ट हो गई थी और उसी दिन उसकी मम्मी की हार्ट अटैक हो गई थी, जिस कारण से उनकी डेथ हो गई थी और उसके डैड को तो जेल में डाल दिया गया था। तो फिर पता नहीं लीज़ा अपनी लाइफ कैसी जीती होगी। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर गू जा रही होती है लीज़ा से मिलने के लिए, जहाँ पे लीज़ा तो अपनी फ्रेंड थाई के साथ होती है और जहाँ पे थाई से बहुत ही अच्छे से हग कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तो मिस्टर गू उन दोनों को एक साथ देख के, और वो भी इतने करीब, वो तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे थे। बाद में थाई लीज़ा को कहने लगता है कि मुझे ये सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ इस तरीके से बिहेव किए और ये सारी चीज़ें जी की वजह से हो रही है। वो अगर जाके अंकल को कुछ नहीं कहते तो उनको कुछ पता भी नहीं होगा। और साथ ही साथ वो कहने लगता है कि कितनी उसे, उसके बाद वो मिया के बारे में बताने लग जाता है कि मिया कुछ दिन पहले प्रेग्नेंट थी, जहाँ पे जी को उसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं था।
और इसके बाद उसकी मम्मा मिया को लेके जा रहे थे ऑपरेशन करवाने के लिए। लीसा कहती है देखो उसके साथ बुरा तो हो रहा है, पर उसके साथ बुरा हो रहा है क्योंकि वो ये सब डिजर्व करती है, और ऐसे भी उसकी पर्सनल लाइफ में मुझे दखलंदाजी नहीं करनी है। लोगों को अपना कर्मों का फल खुद पे खुद ही मिल जाती है। इसके बाद वो लोग बहुत ही खुश होकर डिनर करने के लिए निकल पड़ते हैं, और उनको जाते देख मिस्टर गू अचानक से लीसा को पुकार के रोक देते हैं। जहाँ पे लीसा तो सोच में पड़ जाती है कि आज पहली बार उन्होंने मेरा नाम लिया है, मुझे तो सुन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद मिस्टर गू लीसा को कार में बैठने के लिए कहते हैं, तो उनको ये लग रहा था कि ताई भी उनके साथ आ सकते हैं, पर बाद में मिस्टर गू एकदम अकरू टाइप कहने लगते हैं कि मैंने सिर्फ तुम्हें कहा है, उसे नहीं। तो इसके बाद यहाँ पे लीसा ताई से माफ़ी मांगती है और कहती है कि हम लोग बाद में रात को मिलते हैं। इसके बाद वो ऐसे जानने लगती है। कार में बैठने के बाद मिस्टर गू कहने लगते हैं कि आई थिंक टाइम आ चुका है और तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट कल कर देना चाहिए, ना कि आज। यहाँ पे तो लीसा सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि असल में ये करना क्या चाहते हैं और मेरा अपॉइंटमेंट कल रखने के लिए क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे तो मिस्टर को पहले से काफ़ी जले हुए थे और वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे बॉयफ्रेंड्स हैं, जहाँ पे लीसा उन्हें थैंक यू कहती है और कहती है कि ये सुन के कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ पे मिस्टर गो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे रह रहे हो, लीसा कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। जहाँ पे मिस्टर गो कहते हैं कि पैकिंग करके आने के लिए। जहाँ पे लीसा पूछती है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर में रहूँ या फिर रास्ते में रहूँ। जहाँ पे मिस्टर को कहते हैं कि इतना टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अपने घर ही लेके जा रही हूँ। हाँ ऐसे भी ग्रैंडमा वहाँ पे ही रहने वाली है, तो फिर तुम्हें तो यकीन दिलाना ही होगा ना कि हम दोनों के अंदर सच में कुछ चल रहा है। इस सीन से तो इतना तो हमें क्लियर होता ही है कि यहाँ पे मिस्टर गू केवल और केवल बहाने मारे जा रहे थे जिससे कि लीसा उनके आसपास रहे। इसके बाद वो दोनों मिस्टर गू के घर आ जाते हैं, जहाँ पे सचमुच पहले से ही ग्रैंडमा मौजूद थी। तो मिस्टर गू मनी मन सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, यहाँ पे तो ग्रैंडमा सच में घर में बैठी हुई है। मुझे तो ऐसा लगा था कि वो अब तक चली गई होंगी। और इसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा से पूछ ही लेती है कि ग्रैंडमा वापस कब जा रहे हो। जहाँ पे ग्रैंडमा भी जवाब दे देती है कि तुम्हें बड़ा जल्दी है मेरे जाने की, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर से निकल जाऊँ? मुझे घर से निकलवाने की तुम्हें बहुत जल्दी है। बाद में ग्रैंडमा लीसा के साथ आई हुई उसकी लगेज को देख के समझ जाती है कि लीसा अब यहाँ पे ही रहेगी। तो ये देख के तो उनकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, एकदम डबल हो जाती है। इसके बाद वो उन दोनों को एकदम ज़बरदस्ती भेज रहे होते सोने जाने के लिए, जहाँ पे मिस्टर को कहने लगते हैं कि अरे अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना जल्दी कौन ही सोता है। जहाँ पे वो तो उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रूम पे भेज रहे होते हैं, तो वो कहने लगते हैं कि जल्दी सोना अच्छी बात है, जल्दी सोया करो। उसके बाद सच में वो दोनों अपने रूम पे चले जाते हैं। रात की टाइम होते है जहाँ पे वो लोग सो रहे होते हैं, और यहाँ पे जलती हुई कैंडल में से बहुत ही एक अच्छी सी स्मेल साथ में स्मोक निकल रही थी, जिसके कारण लीसा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। और मिस्टर गू तो यहाँ पे शावर लेके आए होते हैं, और वो नहाने के बाद आके रूम पर लीसा को सोए हुए देखते हैं, जहाँ पे वो उसे ब्लैंकेट ओढ़ देते हैं। पर यहाँ पे तो वो मतलब लीसा अपने शरीर में ब्लैंकेट रख ही नहीं पाती है और वो बार बार उसे हटाने लगती है। और उसके कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ के एकदम बेबी के जैसे एक्ट करने लग जाती हैं। मिस्टर गू को तो यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पे लीसा क्या इतना ज़्यादा नींद में है। उसके बाद वो उसे काफ़ी बार उठाने की भी कोशिश करता है, जहाँ पे लीसा उसे देख के कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हो। ये सब देख के मिस्टर गू वहाँ से हटने ही वाला था कि मिस्टर गू को बहुत ही टाइट तरीके से लीसा पकड़ लेती है और बोलती है कि आप यहाँ पे ही रहो। इसके बाद मिस्टर गू की नज़र सीधी की सीधी तरीके से चले जाते हैं उस कैंडल के ऊपर, जहाँ पे वो समझ जाते हैं कि ये सारे कारनामा उसके ग्रैंडमा का ही है। इसके बाद वो तुरंत ही लीसा को होश में लाने की कोशिश करता है। हाँ लीसा जो है वो यहाँ पे अपनी सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं होते हैं, और इसके बाद उन दोनों के अंदर एकदम इंटेंस वाली किस शुरू हो जाती है। तो मिस्टर गू भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी लीसा को एकदम बहुत ही अच्छे से किस करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम नीचे ग्रैंडमा को देखते जो स्टाफ से कह रही होती है कि ये सूप जाके उन दोनों को दे दो, और ये बिल्कुल मेक श्योर करना कि वो दोनों ये सब पी रहे हैं और वो पूरा का पूरा पी लें। जहाँ पे स्टाफ तो समझ जाती है कि सूप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इसके बाद वो सूप लेके ऊपर चली तो जाती है, पर उनका एक किसिंग वाला सीन देख के वो तुरंत नीचे आ जाती है, जहाँ पे वो आके ग्रैंडमा को कहने लगती है कि ये सूप उन दोनों को देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ग्रैंडमा को सारी बातें बताने लग जाती है। ग्रैंडमा यहाँ पे इतनी ज़्यादा खुशी होती है और वह कहने लगती है कि देखा मैंने बताया था ना, इस साल तो मैं अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड सोन को वेलकम करके ही रहूँगी।
इसके बाद सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है और हम नेक्स्ट डे को देखते हैं जहाँ पे लीज़ा नींद से उठ ही रही होती है, पर उसका सर बहुत ही ज़्यादा दुख रही थी। पहले तो उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, पर बाद में उसे ट्रिगर होता है कि असल में कल रात को हुआ क्या था। तो वो फटाक से अपना फ़ोन ढूंढना चालू कर देती है और सीधा ताई को कॉल लगा देती है और इसके बाद सारी बातें उसे बता भी देती है। जहाँ पे ताई जवाब देता है कि तुम तो फिर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो और इतनी इमोशनली क्यों हो रहे हो, और अच्छा ही तो हुआ जो कुछ भी हुआ। जहाँ पे लीज़ा कहती है कि तुम्हें पता नहीं है मैंने उसके सामने क्या क्या हरकतें की, मैं पूरी रात उसकी बस तारीफ़ ही करती गई। तो ताई कहती है कि ये तो अच्छी बात है, इससे तो उसे पता लगेगा कि तुम उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हो। और यहाँ पे इतने में ही मिस्टर गो रूम के अंदर आ जाते हैं और उन्हें देख के तो वो फटाक से उस कॉल को रखकर ब्लैंकेट के अंदर अपना मुंह छुपा लेती है। तो मिस्टर गो भी यहाँ पे ताने देने लग जाते हैं कि मुझे पता है कि तुम जगी हुई हो और अभी तक अपने बेस्ट बॉयफ्रेंड से जो बात कर रही थी। अब लीज़ा बाहर आके कहने लगती है कि देखो कल रात को जो भी हुआ सब कुछ गलती में हो गया, और ऐसे भी यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, ये सब कुछ उस कैंडल वाले स्मोक की वजह से हो रही थी। जहाँ पे मिस्टर गोस के पास आके कहने लगता है ठीक है कल रात की सारी चीज़ें गलती मान लेती हूँ, पर उससे पहले जो हुआ था वो क्या था। इसके बाद वो उस दिन को याद करने लगते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में थी, और थोड़ी देर बाद जब उसका नशा भी उतर गया था और मिस्टर गो लीज़ा के एकदम करीब आ गए थे, जहाँ पे लीज़ा को लग रहा था कि वो उसे किस करने ही वाले हैं। ये सारी चीज़ें मिस्टर को बार बार याद दिलाया जा रहा था लीज़ा को, जहाँ पे लीज़ा भी बहुत ज़्यादा एम्बरेस हो जाता है और कहने लगती है कि पास्ट की बातें याद करके क्या ही फ़ायदा है। ऐसे के साथ साथ इस टॉपिक को पूरा बदल ही देते हैं। इसके बाद थ्रेजर में वो लोग रेडी होकर एक साथ बाहर आने लगते हैं, जहाँ पे तो ग्रैंडमा उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, खास करके लीज़ा को देखकर। और वो मिस्टर गू से कहने लगती है कि अब तुम लीज़ा को बिल्कुल भी परेशान मत करना, लीज़ा को अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे तो मिस्टर को समझ भी नहीं आ रहा था साथ में लीज़ा को, और वो कैसे ही बताए कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे वो लोग ग्रैंडमा को बिल्कुल भी ज़्यादा उदास नहीं देखना चाहते थे। अगले सीन में हम देखते लीज़ा बाहर जा रही होती है, जहाँ पे मिस्टर गू पूछने लग जाता है कि तुम इतनी रात पे कहाँ पे जा रहे हो। जहाँ पे लीज़ा कहने लगती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में भी तो लिखा हुआ है हम दोनों एक दूसरे के पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे तुम मुझे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तब मिस्टर को कहने लगते हैं कि हाँ तुम आधी रात को घर से बाहर जाओगी, फिर ड्रिंक करके रास्ते में पड़ी रहोगी, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा कौन, वो तो मेरी है ना। और तो और तुम मेरे घर में भी रह रहे हो अभी। जब पे लीज़ा कहती है कि ऐसे कुछ नहीं जा रही हूँ मैं कहीं पे भी, मैं बस मेरे फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। यहाँ पे तुरंत मेड आके उसे इसका कोड दे देती है। और इसके बाद लीज़ा जा रही होती है तो मिस्टर को और भी एक बार उसे टोक देते हैं और कहते हैं कि कार लेके जाने के लिए। लीज़ा इसके बाद ऐसे खुशी खुशी जाने लगती है। इसके बाद कार में बैठने के लिए जब कार की डोर ओपन ही करती है, तुरंत वहाँ पे मिस्टर गो आ जाते हैं और यहाँ पे बहाना मारने लग जाते हैं कि एक्चुअली मुझे भी जाना था फैक्ट्री के कुछ काम को चेक करने के लिए, तो फिर अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। जहाँ पे कार की पीछे वाली सीट पे लीज़ा बैठने वाली थी और मिस्टर गू तो कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझे अपना ड्राइवर समझ कर रखी हो, मेरे साथ चुपचाप आके आकर बैठो। इसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं और लीज़ा को तो यहाँ पे सब साफ समझ में आ रही थी कि असल में मिस्टर गो इनडायरेक्टली उसका पीछा करने चाहते हैं। जहाँ पे वो साफ पूछ ही लेती है कि आप जानना चाहते हैं ना कि मैं असल में क्या करने वाली हूँ, तो मिस्टर गो यहाँ पे मना कर देते क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहे थे। और यहाँ पे लीज़ा मिस्टर गो से यहाँ पे मिस्टर गो जो है वो डायरेक्टली लीज़ा से एक सवाल पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम बचपन में कभी भी स्टार हॉस्पिटल में एडमिट थे। और स्टार हॉस्पिटल के नाम सुन के ही तो लीज़ा एकदम शॉक हो जाती है और उसका शक बढ़ता ही जाता है। दूसरा हमें भी यहाँ पे समझ में आ रहा था कि उसके चेहरे देख के मिस्टर गो को भी हिंट मिल ही गया था कि लीज़ा ही वो लड़की है। मिस्टर गो को भी लगने लगता है कि लीज़ा वही लड़की है उसकी बचपन की दोस्त। पर लेकिन क्या करें, ये मूवी तो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को भी अगर क्यूरियोसिटी हो रहा है कि आगे क्या होगा तो फिर कमेंट ज़रूर करें आगे की पार्ट देखने के लिए। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।